Today we will start with the chapter of current electricity. Current is basically the rate of flow of charge. किसी भी कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस होते हैं और उन फ्री चार्जेस के मोशन को आप बोलोगे कि आपके कंडक्टर के अंदर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है. करंट वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी चार्ज के फ्लो को रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते. जो हमारे कंडक्टर्स हैं उनके पास ये फ्री चार्जेस जो हैं ये होते क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें या आइसोलेटेड मेटल बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि जो भी हमारा कंडक्टर है उसके एंड्स के अक्रॉस आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, या फिर जो आपका कंडक्टर है आपने उसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स फील्ड में नहीं रखा है. तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमारा कंडक्टर है उसके पास आप देख सकते हैं कि रेड कलर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. अब जो हमारा कंडक्टर है ये एक रूम टेम्परेचर पे रखा होगा ज़रूर, और इस रूम टेम्परेचर की वजह से जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास कुछ एनर्जी होती है. दिस एनर्जी इज़ ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन. दिस एनर्जी इज ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. नाउ ड्यू टू दिस एनर्जी all the electrons will move in random direction. Electrons will move in random direction. और इस random direction को हम बोलते हैं Brownian motion. क्या बोलते हैं? This is known as your Brownian motion. Under this motion, all the electrons will be randomly moving in any arbitrary direction. और इस आर्बिट्री डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से यू विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज़ नो नेट मोशन ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर. सो इसकी वजह से आपका जो कंडक्टर है उसको अगर आपने आइसोलेटेड रखा हुआ है या उसके अगर एंड्स के अक्रॉस आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया, सो नो करंट विल बी देयर इनसाइड द कंडक्टर. बट व्हेन यू हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड व्हेन यू विल क्लोज द स्विच, जब आप स्विच को क्लोज करोगे तब क्या होगा, एज सुन एज यू विल क्लोज द स्विच, नाउ दिस lines or these lead wires will become at the same potential, while on the other hand these lead lines will become at different potential. और ये पोटेंशियल होंगे कौन से, जैसे हमने बैटरी की पोलैरिटी दिखाई है, द लेफ्ट हैंड साइड विल बी एट हायर पोटेंशियल while the right hand side will be at lower potential. सो लीड वायर जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है उन सब पे क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल. और वो सारी लीड वायर जो ब्लू कलर से कनेक्टेड है उन सब पे क्या आएगा, हायर पोटेंशियल. नाउ यू नो दैट ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर सम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल. तो हमारे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E, वेयर Q इज द charge of electron and E is the electric field inside the conductor. अच्छा, सिंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज जो होता है वो किस नेचर का होता है, नेगेटिव नेचर का. सो ड्यू टू दिस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर है, सो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन. So these will move in this direction. समझ में आया, मतलब जैसे ही आपने कंडक्टर के एंड के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, सो जितने भी उसके पास फ्री चार्ज कैरियर थे या जितने भी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो सब मूव करना स्टार्ट करेंगे. सो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आया करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, कि अगर आप कोई भी एक रैंडम अपना क्रॉस सेक्शन अगर एज्यूम करोगे, सो इस क्रॉस सेक्शन में से आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उन सबको आप क्या बोलोगे कि करंट फ्लो कर रहे हैं. ठीक है. नाउ द करंट I इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम. समझ में आया. और अगर आप ये बोलो कि आपके गिवन क्रॉस सेक्शन में से, जो मैंने रेड कलर से ये वाला क्रॉस सेक्शन जो हाईलाइट किया है, इस क्रॉस सेक्शन में से अगर कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास किए, N क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम के दौरान
कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पास किए हैं, सो हमारा करंट कितना आएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किए मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो दीज टू विल बी द बेसिक formulas फॉर कैलकुलेटिंग द करंट. नाउ विल सी व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी. अभी हमने देखा कि अगर आपके पास कोई भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सभी ब्राउनियन मोशन में होते हैं. ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है, रैंडम मोशन या रैंडम वेलोसिटी ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी डायरेक्शन. सो इस रैंडम मोशन की वजह से दे विल बी कोलाइडिंग कंटिन्यूसली एंड रैंडमली विद द नेबरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन. दे विल बी कंटिन्यूसली colliding with neighboring free electrons. जब आप इसी आइसोलेटेड कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, आपने अब क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया डेल्टा वी. सो इसकी वजह से क्या आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, और जब इनके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे. अब हमारे कंडक्टर के पास दो चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही हैं जब आपने उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. सबसे पहली चीज़, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ऑल चार्जेस एंड आयंस विल गेन सम थर्मल एनर्जी, will gain some thermal energy, and due to this thermal energy they will be in random motion. और दूसरा पॉइंट यही वाला कि जब आपने इसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेटिंग फोर्स, जो फोर्स जनरेट हुआ उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे. सो ड्यू टू दीज टू रीजन्स देयर विल बी कोलिशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विद दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन थर्मल मोशन. समझ में आया? Means during motion the electrons will continuously collide with other neighboring free electrons due to thermal agitation, as these electrons have some velocity in the random direction due to thermal motion. ठीक है, तो अब जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे, सो आपको दिखेगा कि उनके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है E इंटू कैपिटल E, वेयर E डिनोट्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और आपका कैपिटल ई क्या है, जो भी आपका कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी. और जब ये मूव कर रहे थे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंटिन्यूसली कोलिशन हो रही थी. उस कोलिशन की वजह से इसको जो रेजिस्टेंस जो मिला दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो लेट दिस इज द अपोजिंग फोर्स, दिस इज द अपोजिंग फोर्स विच इज बेसिकली गिवन बाय के इंटू वी, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल प्रॉपर्टी. के इज proportionality constant which depends upon material property. और अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो जैसे जैसे आप अपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर जिनका टेम्परेचर बढ़ेगा, सो उनकी थर्मल एनर्जी जो है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ेगी. थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडम मोशन जो है वो भी बढ़ेगा. मीन्स बेसिकली क्या होगा, इन सब से उनकी जो रैंडम वेलोसिटी है वो रैंडम वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. जितनी ज़्यादा रैंडम वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अपोजिंग फोर्स भी उतना ज़्यादा ऑफर करेंगे वो सारे के सारे, क्योंकि कोलिशंस, नंबर ऑफ कोलिशन जो है वो कंटिन्यूसली क्या होंगे, बढ़ेंगे. सो वी मे से दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज विल सी क्या कि अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, सो
थर्मल एजिटेशन इन द कंडक्टर विल इंक्रीज, इसकी वजह से थर्मल एजिटेशन will increase. If thermal agitation will increase, then the rate of collision of free electrons will increase. Rate of collision of free electrons will increase. Due to this, the opposing force will also be more. And finally, you will say that the value of K will also increase. Value of K will increase. समझ में आई बात? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये बेसिकली होती कितनी है. सो इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूजिंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम you may say that the net acceleration of the free electrons at any instant of time will be given by E into E minus kV upon m. This will be the net acceleration. अच्छा, अब जैसे जैसे आपकी पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते जाओगे कंडक्टर्स के दोनों एंड के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा जब दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू द दिस वैल्यू, और उस टाइम पे क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी. जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई, उनकी वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी, कांस्टेंट. ठीक है, सो यू मे से व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो, उस इंस्टेंट पे क्या होगा, ई ई माइनस के वी अपॉन एम विल बिकम ज़ीरो. सो यू विल से ई ई minus kv is equal to 0, from where you will say that v is equal to e by k. This velocity is known as the drift velocity, or you may say that this is the terminal velocity of the free electrons with which these free electrons will travel in the conductor, and this terminal velocity is known as drift speed. So you will say that this is the terminal velocity of free electrons when net acceleration is 0, and this is known as your drift velocity. Drift velocity is basically a vector quantity whose direction is opposite to the direction of the electric field. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे the drift velocity of the electrons in the current carrying conductor is directly proportional to the electric field strength inside the conductor. हाँ या ना? अगर आप E और K को एक फर्दर दूसरा कांस्टेंट अगर एज्यूम कर लोगे, so what you will write, the drift velocity is equal to mu into E, where mu is known as mobility of electrons, mobility of free electrons. समझ में आया? This mobility of a charge carrier in any medium is defined as the ease with which the charge carriers can flow in the medium and contribute in electric field. लिख लेते हैं हम इसको, क्या, mobility of free electrons in any medium is the ease with which the charge carriers can move or flow in any direction and contribute in electric current. समझ में आया मोबिलिटी का मतलब? जो हमारी ये मोबिलिटी है, दिस मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन के, वेयर ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड के इज द
again a proportionality constant which is dependent upon the material of the conductor. So जो हमारा k जो होता है ये टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल एजिटेशन इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ कोलिशन जो हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा, और ये ऑपोजिंग फोर्स बढ़ेगा तो के की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब के हमारा टेम्परेचर का एक फंक्शन है. सो अगर के हमारा टेम्परेचर का फंक्शन है, सो फ्रॉम दिस रिलेशन यू विल सी दैट म्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा मोबिलिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़. क्यों? क्योंकि के अगर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ेगा तो के डिनोमिनेटर में है, तो मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. समझ में आई बात? ठीक है. नेक्स्ट विल सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. जो हमारा कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहे थे. लेट्स से दे वर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड as well as due to the room temperature they are having some energy due to which they are having thermal agitation. अब जो हमारा कंडक्टर है इसका इनिशियली लेट्स से फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर इज T1. इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ़्ट से राइट की डायरेक्शन में है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा. एंड ड्यू टू द कंटिन्यूस कोलिशन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इट्स पाथ विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन बट एनी रैंडम लाइन. सो कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो ऐसे मूव करेगा. अब अगर आप टेम्परेचर अपना डिक्रीज़ कर दोगे, सो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने की वजह से जो आपका थर्मल एजिटेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ कोलिशंस क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे. सो इसका जिगजैग पाथ थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो इस तरीके से मूव करेगा. अब आपने फर्दर जो अपना टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया, तब क्या होगा, जो पाथ है वो और भी ज़्यादा लीनियर होता जाएगा. एंड फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा जिस टेम्परेचर पे जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो पूरा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन. इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. सो you may read that when the temperature of the conductor is decreased to such a low value that its free electrons stop colliding with each other, or the opposing force due to the very low rate of collision can be neglected, then this state when the free electrons of the conductor almost flows in a straight line is shown in the figure. In this state the free electrons of the conductor do not experience any opposing force while moving and will have continuous acceleration. इस स्टेट को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट. हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो कंडक्टर है वो किस स्टेट में आ गया, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ गया है. दिस इज़ द रीज़न वाई द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज. होगा क्यों, जैसे जैसे अब हम उल्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करें, आप टेम्परेचर अपने कंडक्टर का क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो थर्मल एजिटेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ कोलिशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. समझ में आया? सो द हायर टेम्परेचर विल कॉज मोर थर्मल एजिटेशन एंड रैंडम मोशन विच कॉजेज हाई रेट ऑफ कोलिशन एंड हेंस मोर ऑपोजिंग फोर्स टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच लीड्स टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. समझ में आया? ठीक है. फिर हम देखते हैं करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर. जो भी आपका कंडक्टर है उसमें से करंट अगर फ्लो कर रहा है, देन द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी. इट इज नोन एज करंट डेंसिटी. ठीक है. सो जैसा कि आप पहले डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आपका जो एरिया है, लेट दिस एरिया इज ए एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम साइड टुवर्ड द टॉप साइड, तो आपका करंट डेंसिटी वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वी विल टेक द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी वेक्टर टू बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. कन्वेंशनली वी एज्यूम, ये चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिएगा, कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायग्राम में लेफ्ट से राइट हैंड साइड में लगाई थी, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किए, जिसकी वजह से करंट आपका फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर, और जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो है उसके उसकी डायरेक्शन जो है वी विल टेक दैट डायरेक्शन टू बी सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, सो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो हेयर वी विल से कि अगर आपका करंट बॉटम साइड से टॉप साइड पे आ रहा है तो करंट डेंसिटी वेक्टर भी कहाँ होगा? बॉटम से टॉप साइड पे। दिस करंट डेंसिटी वेक्टर इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। या तो आप ये बोल दो, और ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। समझ में आया? सो फ्रॉम डेफिनेशन यू विल से दैट current density vector is equal to current flowing per unit area, where the area is A. Left hand side is a vector quantity while the right hand side is a scalar quantity. So we will put a unit vector n cap, where n cap denotes the normal vector. It is the normal unit vector in the direction of करंट। करंट की डायरेक्शन में जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब अगर आपका एरिया ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर एक तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर एक दूसरा वेक्टर एज्यूम कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द गिवन क्रॉस सेक्शन। अब इसमें से कौन सा वाला आपको एन कैप लेना है? जो आपके करंट की डायरेक्शन में, करंट अगर बॉटम से टॉप साइड पे जा रहे हैं, सो योर एन कैप विल बी डिनोटेड बाय दिस वन। ये वाला नहीं लेंगे हम। समझ में आया? सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। एंड यूनिट्स अगर आप देखेंगे, सो इन द न्यूमरेटर यू हैव एम्पियर एंड द डिनोमिनेटर यू हैव एरिया हुज एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर। सो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या आएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू मे राइट दैट करंट इज गिवन बाय करंट डेंसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया वेक्टर। अब मैंने यहाँ पे अपने एरिया को भी एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर दिया, वेयर दिस एरिया वेक्टर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ perpendicular to the given cross sectional area. So the dot product of the current density with the given area will give you the current flowing in the conductor. ठीक है, अब अगर आपके कंडक्टर के अंदर जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म ना हो गया, अगर नॉन यूनिफॉर्म है या कंटिन्यूसली अगर वेरी कर रही है, तो उसकी वजह से अगर आपको करंट कैलकुलेट करना होगा तो वो कैसे करेंगे? सिंस अभी हमने देखा कि जो करंट है दैट इज गिवन बाय जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो जो हमारा गिवन कंडक्टर है हम उसमें क्या करेंगे कि कोई भी एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर करेंगे। लेट दिस एलिमेंटल एरिया इज हैविंग एन एरिया डी ए and the current density vector J is variable. So in that case, the current flowing through this elemental area, current flowing through the elemental area, और एरिया कितना है? डी ए, वो करंट कितना होगा? डी आई, विच विल बी गिवन बाई जे इंटू डी ए, और डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस थीटा, where theta represents the angle between the current density vector and the area vector। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखिए, नीचे वाले डायग्राम में अगर आपका ब्लू कलर का जो एरिया है वो आपके कंडक्टर की एक्सिस के साथ नॉर्मल ना होके किसी एंगल थीटा पर है, सो व्हाट यू विल से कि इफ़ लेट दिस एंगल इज थीटा, सो इस केस में आपका एरिया का प्रोजेक्शन जो होगा वो ये रेड कलर वाला एरिया होगा, और इसका एरिया कितना आएगा? एस कॉस थीटा। जो हमारा रेड कलर वाला एरिया है उसका एरिया कितना आएगा? सॉरी, लेट अस राइट दैट दिस एरिया इज ए, देन इट्स प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट विल बी ए कॉस थीटा, जिसकी वजह से आप करंट डेंसिटी वेक्टर कितना बोलेंगे? आई अपॉन ए कॉस थीटा, और यू विल राइट दैट आई इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। समझ में आया?
वेयर ए कॉस थीटा रिप्रेजेंट्स द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो हमने एरिया कौन सा कंसिडर किया, इसके परपेंडिकुलर प्लेन वाला। समझ में आया? ठीक है। सो इन केस अगर आपका करंट डेंसिटी वेक्टर एक वेरिएबल है तो उस केस में आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसिडर करोगे। उस एलिमेंटल एरिया में से जो आपका करंट जो फ्लो करेगा, सबसे पहले आप वो करंट कैलकुलेट करोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल करंट निकालेंगे। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ द करंट डेंसिटी वेक्टर इज गिवन बाय J इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वेयर A इज एनी कांस्टेंट एंड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि इस वाली एक्सिस लेट द रेडियस ऑफ दिस इज कैपिटल R। तो हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना है। ठीक है। सो इसका एरिया कितना आएगा, 2πx इंटू डी एक्स। द एरिया ऑफ द एलिमेंट विल बी 2πx इंटू डी एक्स। सो विल राइट डी ए इज इक्वल टू 2πx इंटू डी एक्स। ड्यू टू दिस द करंट I in the elemental ring or the elemental cross section area will be di which will be given by j की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a एक्स स्क्वायर इंटू डी ए जो कितना है 2πx dx इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द करंट डेंसिटी वेक्टर। सिंस क्वेश्चन में कुछ और अगर नहीं बोला है देन वी विल एज्यूम दैट द करंट डेंसिटी वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द गिवन कंडक्टर इटसेल्फ। तो आपका जो करंट डेंसिटी वेक्टर है जे वेक्टर दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन इटसेल्फ, और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 0। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू को अगर आप 0 पुट करोगे तो कॉस 0 कितना आएगा, 1। ठीक है। सो यू गॉट दिस वैल्यू विच मे बी सिंप्लीफाइड एज 2πa x क्यूब इंटू डी एक्स। दिस इज द करंट थ्रू द एलिमेंटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन द टोटल करंट I will be given by integral of elemental current which will be given by integration of 2πa x cube dx where x will vary from 0 to capital R. After integration you will calculate that the current I is equal to pi a into r raised to power 4 upon 2 एम्पियर। समझ में आया हमने करंट कैसे निकाला? ठीक है। Now let us see what is the relation between the current density and drift velocity. जब आपके कंडक्टर के अक्रॉस आपने कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया और जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो आपके कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। Let the drift velocity of the electron is Vd. Drift velocity का मतलब क्या है? It is the average random velocity with which the electron will move due to the collision. इसके पास कोलिशन भी हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा उन दोनों के अंडर जो नेट एवरेज वेलोसिटी जो आई इलेक्ट्रॉन की दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, 1 सेकेंड के दौरान हमारा इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर गया। ठीक है। तो हम कितना एरिया पे फोकस करना चाहेंगे, वी विल फोकस इन दिस एरिया ओनली। ठीक है। सो व्हेन द स्विच इज क्लोज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो एट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ लेट स्मॉल n रिप्रेजेंट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। एंड लेट कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो आपका कंडक्टर है इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेट दिस एरिया इज ए। सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द collision due to the thermal agitated electrons, this length
this length is L. Now this distance L is given by speed into time, where the speed is vd and we are considering a unit time, means 1 second. तो इसकी लेंथ कितनी कवर की इलेक्ट्रॉन ने? vd लेंथ कवर की. अगर एरिया a है तो वॉल्यूम कितना आया? ये रेड कलर का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू लेंथ. एरिया इज a एंड लेंथ इज vd. सो द वॉल्यूम ऑफ दिस रेड कलर शेडेड पोर्शन इज a इंटू vd. सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, या एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन ने कितना वॉल्यूम कवरअप किया, वो कैसे मिलेगा? द नंबर डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन वॉल्यूम विच इज ए इंटू वी डी. सो आपको क्या मिला? जो हमारा रेड कलर का हाईलाइटेड पोर्शन जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए ड्यूरिंग 1 सेकेंड ऑफ मोशन. समझ में आया? तो हमने सबसे पहले तो क्या निकाल लिया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे इस एरिया के अंदर आए. Now, due to this, the current in the conductor, current की definition क्या थी? It is the rate of flow of electrons per unit time per unit area, या per unit area बोलेंगे तो वो हमें दे देगा current density. So basically current हमने क्या बोला था? The rate of flow of electrons itself. N represents the number of electrons passing through any cross section per unit time. पर यूनिट टाइम क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टाइम ऑलरेडी 1 सेकेंड का कंसिडर कर रहे हैं. तो हमारा करंट क्या आएगा? n इंटू ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन वॉल्यूम एंड e इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. सो पुटिंग बोथ ऑफ दीज वैल्यू यू विल गेट I इज इक्वल टू n e a v d. ये आपको क्या मिल गया? करंट. ठीक है. और करंट पर यूनिट एरिया विल गिव यू द करंट डेंसिटी. सो J विल बी इक्वल टू I अपॉन A, which is n e into vd. Drift velocity is a vector quantity and current density vector is also a vector quantity. So we'll put the vector sign over these two quantities. So from here you will see that the drift velocity is equal to upon n into e. कि जैसे जैसे आपकी करंट डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ती जाएगी, और वाइस वर्सा. अगर आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो आपकी करंट डेंसिटी वेक्टर भी बढ़ता जाएगा. ठीक है. Now we'll see the relation between the drift velocity and relaxation time. In an isolated conductor, you know that the free electrons behave like the gas molecules which are in random motion and they randomly collide with each other, which is known as the Brownian motion. Now, due to this random collision between two electrons or between the electrons, there will be some time lapse between two successive collision. So we'll say that the average time between two successive collisions, this is not conditions, this is between two successive collisions by an electron averaged over all the free electrons over a large period of time is called relaxation time. मतलब आपके कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी के रैंडम मोशन की वजह से कंटिन्यूस कोलिशंस हो रहे. Now, the average time between two random collisions for all the electrons during a large period of time is known as relaxation time. ठीक है. So let us consider that at any instant of time we can consider different free electrons moving with different velocities. क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का जो कोलिशन जो है, हो सकता है किसी का कोलिशन पाथ छोटा रहा हो, किसी का कोलिशन पाथ बड़ा रहा हो. जैसे आपका इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए ऐसे मूव किया, तो अगर आप देखोगे सबसे पहला कोलिशन इसको मिला सिर्फ इतने पाथ में, दूसरा कोलिशन हुआ इतने लेंथ में, तीसरा कोलिशन हुआ इतनी लेंथ में, चौथा कोलिशन हुआ छोटी लेंथ में. सो सिंस द लेंथ or the path between two continuous collisions is different, so velocities of all the electrons will be different as well as the average time between two collision is also different. ठीक है. सो हम उस एवरेज टाइम को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए कंसिडर करते हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी की जो वेलोसिटीज़ हैं वो वेलोसिटीज़ क्या हैं? डिफरेंट. लेट दोज वेलोसिटीज़ आर यू आई, वेयर यू रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी एंड आई रिप्रेजेंट द पार्टिकल नंबर. आई है आपका पार्टिकल नंबर 1 2 3, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके होंगे. Let's say for example that the total number of electrons in the conductor is n naught. Total number of electrons is equal to n naught. Now, अगर आप इन सभी
इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, सो वो क्या होगी, 0 होगी ड्यू टू द रैंडम कोलिशंस. सो यू विल से दैट एवरेज और द sum of all the initial velocities where I goes from 1 to n naught will be equal to 0. Now when the electric field E vector is applied to the conductor, then all the free electrons in random motion will experience a force. और उनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, माइनस ई इंटू ई वेक्टर. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, सिंस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारा जो फोर्स जो लगेगा या उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी. ड्यू टू दिस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ दिस फोर्स. और वो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितनी आएगी, इट विल बी माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन एम. ठीक है. अच्छा, इस एक्सेलरेशन की वजह से द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी आई फ्रॉम देयर लास्ट कोलिशन पोजिशन विल बी गिवन बाय वी आई इज इक्वल टू यू आई प्लस ए इंटू टी, वेयर ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टी आई. ठीक है. वेयर यू आई रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिशन, टी आई रिप्रेजेंट्स द कोलिशन टाइम. जैसे इतने पीरियड का जो कोलिशन टाइम है वो T1 है, इतने पीरियड का जो कोलिशन टाइम है वो T2 है, इस वाली लेंथ का T3, इस वाली लेंथ का T4 एंड सो ऑन. और हर इलेक्ट्रॉन के लिए कोलिशन टाइम जो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. सो वी आई रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिशन. बात समझ में आई. ठीक है. अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है. विच इज गिवन बाय, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन divided by total number of electrons n naught, which can also be given by summation of vi where I goes from 1 to n naught whole divided by n naught. अब vi की जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू जो डाली है उसको अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करें, सो व्हाट यू विल गेट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू समेशन ऑफ ui where I goes from 1 to n naught divided by n naught plus 1 upon n naught into summation of minus EE by m into Ti where I goes from 1 to n naught. समझ में आया. अगर आप यहाँ पे सबसे पहली टर्म की बात करोगे सो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ ऑल द इनिशियल वेलोसिटीज. बेसिकली क्या है कि आपकी कोलिशन से पहले जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं उन सब की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0, जो हमने यहाँ पे बोला भी था. दिस वैल्यू इज 0. नाउ हेयर इफ यू विल सी दिस पोर्शन, सॉरी नॉट दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर विल बी अ कांस्टेंट व्हेन यू हैव अप्लाइड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. E, the charge on the electron as well as m, the mass of the electron. All these quantities are constant. तो ये हमारे समीशन साइन से बाहर आ जाएगी. So what you will get, drift velocity Vd is equal to minus E by m divided by n naught into summation Ti where I goes from 1 to n naught. हाँ या ना. ठीक है. ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, this is equal to T1 plus T2 plus T3 and so on. ठीक है. तो we may rearrange and write it as Vd is equal to minus E by m into T1 प्लस T2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n नॉट. n नॉट की इस क्वांटिटी को हम Ti के नीचे अगर लिख लें तो हमारी ये वाली जो अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है, दिस रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द ड्यूरेशन s एंड दिस इज नोन एज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विच इज डिनोटेड बाय टाउ.
So tau is equal to T1 plus T2 and so on divided by n naught, and this is known as average relaxation टाइम. समझ में आया? ठीक है. सो टाउ की वैल्यू को अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर पुट कर दें, सो व्हाट यू विल गेट, that Vd is equal to minus E by m into tau. ठीक है. So this gives the relation between the drift velocity of the electron, electric field inside the conductor and the average relaxation time. समझ में आया? This is the first relation which you have to memorize. और ये वाला रिलेशन आपके बोर्ड की डेरिवेशंस में भी पूछा जाता है, ये स्कूल के किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है. Now we may rearrange this formula in a different sense also. कैसे? We know that the current I is given by NEA BD, where N is the number density of the electron in the given conductor, E is the charge on the electron, A is the cross-sectional area of the given conductor, and BD is the drift velocity. So drift velocity का ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे पुट कर दें. So I will be given by NEA into माइनस ई बाई कैपिटल एम इंटू टाउ. मैं नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ मुझे डायरेक्शंस बताएगा. ठीक है. जो आप यहाँ से भी देख सकते हो, इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो भी डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है. वो हमें ऑलरेडी चीज़ पता है. ठीक है. सो आफ्टर रीअरेंजमेंट दिस E into E will become E square. So I will be given by N E square capital E by M into A into tau. और I upon A will give you the current density. So J will be given by I upon A, which is equal to N E square E by M into tau. समझ में आया? ठीक है. This expression will give you the relation between the current density and the average relaxation time. ठीक है. Next we will see Ohm's law. This Ohm's law is a fundamental law in the current electricity which relates the potential difference applied across a conductor to the current flowing in it. जो भी आपका कंडक्टर है उसके एंड के क्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अप्लाई किया है, सो ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस सम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर. So the relation between that potential difference and current is given by Ohm's law. Now you know that current density vector J is given by NE into VD. और drift velocity क्या थी हमारी? Mobility into electric field. So it may be written as NE into mu into capital E. Now here these three quantities NE into mu is again written as another constant sigma. इसको हम दूसरा constant लिख लेते हैं sigma. So you will write J is equal to sigma into E, and these were vector. So we will write J vector is equal to sigma into E vector, where this sigma is equal to N E into mu, and this is known as your conductivity of the conductor. क्या? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. जो भी आपका कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? एन ई इंटू म्यू, वेयर म्यू इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. दिस कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ हाउ बेटर कंडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर ऑफर्स. कंडक्टर के अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसको कितना कंडक्ट करवा पा रहा है आपका मटेरियल, दैट इज गिवन बाय द कंडक्टिविटी. बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आपके कंडक्टर के अंदर जो भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर्स के अंदर जो भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अगर मोबिलिटी ज़्यादा है, अगर उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है तो वो कंडक्टर के अंदर ईजिली मूव कर सकते हैं. मतलब उनको कंडक्टर के अंदर मूव करते वक्त कोलिशंस जो होंगी वो क्या होंगी? कम होगी. सो अगर उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस टू मोशन विल डिक्रीज. और अगर रेजिस्टेंस टू मोशन विल डिक्रीज देन यू विल से
कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, वही चीज़ हमने यहाँ पे बोली है क्या, दैट conductivity of a conductor is a measure of how better conduction to the electric current in a conductor offers. ठीक है. The reciprocal of the conductivity is defined as resistivity. लिख लेते हैं. Reciprocal of conductivity is defined as resistivity और specific resistance. ठीक है. और इसको हम डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को रो से. ठीक है. तो अगर आप देखोगे जो हमने रिलेशन लिखा that J vector is equal to sigma into E vector, then and this resistivity rho is 1 upon sigma. तो sigma को हम 1 upon rho लिख सकते हैं. So this may be written as 1 upon rho into E vector. Now this form is known as Ohm's law. This is differential form of Ohm's law. ठीक है. Which gives you the relation between the electric field vector and the current density vector inside the conductor. अगर आपके कंडक्टर की लेंथ L है, if length of conductor is equal to L, cross sectional area of conductor is A and potential difference across conductor is V. So you will say कि electric field E vector is equal to V by L. So replacing these values will always represent V by capital V. Small v will represent the velocity और capital V will represent the potential difference. So from here you will write that J vector. अच्छा, J vector को भी हम लिख सकते हैं करंट अपॉन एरिया. सो I अपॉन A इज इक्वल टू 1 upon rho into V by L. So from here you will write that V is equal to rho L upon A into I, which is basically V is equal to I into R. ठीक है. जहाँ पे हमने R कौन सा पोर्शन कंसिडर किया है, rho L upon A. So R is equal to rho L upon A. This is known as resistance of the conductor. This is known as resistance of conductor. ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी मोबिलिटी थी म्यू, इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी, डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी and temperature, but not on physical dimension of conductor. मतलब कंडक्टर की लेंथ या एरिया या कोई भी दूसरा फिजिकल डायमेंशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर. अगर म्यू आपका मटेरियल प्रॉपर्टी और टेम्परेचर का फंक्शन है, इट मीन्स सिग्मा विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर. तो अगर आप सेम कंडक्टर का एक बहुत बड़ा पीस लो और एक छोटा सा पीस लो, दोनों की ही मोबिलिटी और दोनों की ही कंडक्टिविटी दोनों क्या आएगी, सेम आएगी. रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी को आपने क्या बोला था, रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी रो विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर ओनली. तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो हमारे मोबिलिटी है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी. मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि मटेरियल के अंदर जो लैटिस फॉर्मेशन है वो किस टाइप का है. आप बाद में पढ़ेंगे कि जितने भी आपके पास मटेरियल जब फॉर्म होता है तो उसमें अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं
एटम्स के स्टैक होने की। कुछ होते हैं फेस सेंटर्ड, कुछ होते हैं बॉडी सेंटर्ड, कुछ है हेक्सागोनल, कुछ है सिंपल क्यूबिक, ऑर्थोगोनल, ट्राइक्लिनिक. There are different varieties of arrangements possible, and for every arrangement the mobility, conductivity and the resistivity will be different. ठीक है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी और टेम्परेचर के ऊपर ही आपके ये तीनों पैरामीटर्स डिपेंड करेंगे. लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे, सो दिस रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ एज वेल एज एरिया. मीन्स रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी, temperature as well as dimension of the conductor. तो अगर आपने एक कंडक्टर लिया जिसका दो कंडक्टर्स लिए जिनका मटेरियल सेम है, दोनों को रूम टेम्परेचर पे रखा है, लेकिन दोनों की लेंथ अलग अलग हैं. सो लेंथ की डिफरेंट होने की वजह से दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, बट उनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सेम. ठीक है, सो वी मे से दैट फॉर सम कंडक्टर्स अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस. कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है, टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई और मैकेनिकल स्ट्रेन. द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेयर यू विल से इफ यू विल प्लॉट अ कर्व between current and potential, if this is the current and here you are drawing the potential, then you will say कि हम अपनी एक्सेस को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप अपने कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यूसली वेरी करवा सकते हो. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड करंट इन द कंडक्टर विल डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर और द कंडक्टर. सो इट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दिस विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ दिस वी आई कर्व इज 1/r. इसका जो स्लोप है that is 1/r. The value of 1/r is also known as conductance. This is known as conductance. 1/ρ was conductivity. It was conductivity. Conductivity को हमने रिप्रेजेंट किया सिग्मा से, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से. R क्या है, रेजिस्टिविटी, एंड रो इज R इज रेजिस्टेंस एंड रो इज रेजिस्टिविटी. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. Now you know that resistance R is given by rho L upon A, where rho is the resistivity of the conductor and L and capital A are the dimensions of the conductor, which is the characteristic property of the conductor to measure its hindrance in flow of current through it. You already know that J is equal to sigma into E vector, or sigma is equal to 1/rho into E. So from this relation you may write that resistivity rho is equal to electric field upon current density vector. Putting this value over here, you will see that R is equal to how much? और हम ऐसा करते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी वेक्टर की वैल्यूज डालते हैं. सो रेजिस्टिविटी रो विल बी इक्वल टू E अपॉन करंट डेंसिटी वेक्टर, वेयर J इज इक्वल टू I अपॉन A. I क्या होता है, NEAVD. सो यू मे राइट दैट रो A से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी E अपॉन NE इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने अभी एक रिलेशन डिराइव किया था, ये वाला. We'll use this relation between the drift velocity and the relaxation time over here. So it will be E by M into tau. So you may write resistivity rho is equal to electric field upon NE square into E upon M into tau. कैपिटल ई से कैपिटल ई भी हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, एंड यू विल गेट द रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ.
ठीक है. सो दिस रिलेशनशिप शोज दैट रेजिस्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली. जैसे जैसे आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज m is the mass of the electron, n is the number density of the electrons in the given conductor, and E is the charge on the conductor, charge on the electron. All of these will remain the same. So if you will say C, तो आप क्या बोलेंगे? as temperature increases, temperature increase होने की वजह से क्या होगा? thermal agitation will increase. If this thermal agitation will increase, then rate of collision will increase. Rate of collisions will increase, due to which the relaxation time will decrease. इसकी वजह से क्या होगा? Relaxation time will decrease. और अगर relaxation time अगर आपका decrease हुआ तो resistivity भी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी. सॉरी, छोटा सा मिस्टेक. हेयर टाउ विल बी इन डिनोमिनेटर. यहाँ पे टाउ डिनोमिनेटर में है ना, सो हेयर इट विल बी डिनोमिनेटर, विच शोज दैट रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. सो अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज. समझ में आई बात? ठीक है. सो इन जनरल वी में राइट दैट रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी, वेयर एल्फा इज नोन एज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी बोल लो या फिर रेजिस्टेंस बोल लो. दिस अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी एंड ओनली, सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा. रो नॉट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस. दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट 0 degree Celsius, and this rho represents resistivity of conductor at given temperature T. अगर आपने अपना रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? T, एंड 0 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपकी रेजिस्टिविटी आई वो कितनी आई? रो नॉट. Similarly, you may write that resistivity at a temperature T2 is equal to resistivity at temperature T1 into 1 plus alpha into delta T, where this delta T now represents T2 minus T1. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी. सो दिस वैल्यू रो इंटू रो T1, दिस रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एट अ टेम्परेचर T1, एंड रो T2 रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एट हायर टेम्परेचर T2. ठीक है. एंड सिमिलरली वी में राइट द सेम रिलेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑल्सो. कैसे? R is equal to R naught into 1 plus alpha into T, where alpha is again the temperature coefficient of resistance or resistivity. T is the temperature at which you want to calculate the resistance R, and R naught is the resistance of the conductor at the reference temperature of 0 degree Celsius. This is resistance of conductor at 0 डिग्री सेल्सियस. बात समझ में आई? अगर आपको रेजिस्टेंस किसी दूसरे टेम्परेचर पे दिया गया है तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर अगेन दिस डेल्टा टी इज टेम्परेचर T2 माइनस टेम्परेचर T1. समझ में आया? तो आज वाली क्लास में हमने करंट के बारे में बेसिक चीज़ें देखी थी. सबसे पहले हमने देखा कि हमारा एक रैंडम कंडक्टर के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, और उसकी वजह से कभी भी कोई नेट करंट नहीं फ्लो होता, क्योंकि नेट करंट आपका किसी भी कंडक्टर में तब फ्लो होगा जब वो एक गिवन क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा.
सो फ्रॉम देयर वी अंडरस्टूड कि आपकी करंट की डेफिनेशंस क्या क्या हैं. देन वी सॉ द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी एज वेल एज सम रिलेशंस. फिर हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है या कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप अपने कंडक्टर का टेम्परेचर कम करते जाओगे तो थर्मल एजिटेशन कम होने की वजह से रेट ऑफ कोलिशन कम होंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी आपके कंडक्टर का क्या होगा, कम होगा. और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कोई भी रेजिस्टेंस ना मिले उसको हम क्या बोलेंगे, इधर जीरो रेजिस्टेंस स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट. Then we saw the meaning of current density and the relation between current density and drift velocity. जितनी भी डेरिवेशन हमने इस वाली क्लास में निकाली हैं ये सारी ही डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज द ओम्स लॉ एंड इट्स डिफरेंशियल फॉर्म. डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में या इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. And last we saw the temperature dependence of the resistivity and resistance on temperature.